तो डाइलेक्ट्रिक्स से संबंधित एक और विषय है और जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फील्ड। तो आज उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो अगर डाइलेक्ट्रिक है तो फिर हम लोग कहते हैं कि उसमें पोलराइजेशन हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही होता है सभी जगह पे। तो हम लोग एक वेक्टर डिफाइन करते हैं डी, जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, और वो है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई और प्लस पी। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है और किसी पॉइंट पर पोलराइज्ड है और किसी पॉइंट पर उसका पोलराइजेशन वहाँ पे पी है, तो उस पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे देख रहे हैं और वहाँ जो P है वो यहाँ पे देख रहे हैं, और वो मिला करके ये वेक्टर बनाते हैं जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये इतना है। उसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं मुझको ठीक से अंदाज़ा नहीं है इसका, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों पड़ा इसका। शायद पोलराइजेशन होता है उस समय में, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ से कोई रिलेशन है या क्यों है पता नहीं, लेकिन नाम तो नाम है, बस नाम मात्र के लिए इसको ध्यान में रखेंगे कि इसको डिस्प्लेसमेंट फील्ड कहते हैं। लेकिन ये क्वांटिटी बड़ी यूज़फुल है, ये क्वांटिटी बहुत यूज़फुल है और इस कारण से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कैपेसिटर प्लेट है, मान लें हमारे पास कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हैं उस पर प्लस और माइनस चार्जेस है, चार्ज्ड कैपेसिटर है। तो ये चार्जेस हैं यहाँ पे, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, प्लस सिग्मा यहाँ पे और माइनस सिग्मा यहाँ पे। और कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसी तरीके की, प्लेन पैरेलल कैपेसिटर मैंने लिया है, तो बड़ा सा इसका सरफेस एरिया हमने लिया हुआ है, यहाँ पर भी और वैसा ही बड़ा सा सरफेस एरिया इसका भी लिया हुआ है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक का स्लैब है। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह पर भी होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स शिफ्ट होंगे, या अगर परमानेंटली वहाँ डायपोल मोमेंट्स हैं तो वो रोटेट करेंगे, और कुल मिलाकर के ये पोलराइज्ड हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, और वो पोलराइजेशन जो है वो पोलराइजेशन वेक्टर P बन जाएगा इसके अंदर में। तो अब अगर हम इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P को यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो अगर ये नहीं होता तो कोई झंझट ही नहीं था, D बराबर एप्सिलॉन नॉट E कहते हम। अब जो है हम इसके प्रेजेंस में भी बात वही रह जाएगी। ये पॉइंट A कह लें, ये B कह लें और C कह लें, तो हम D एट A निकालने की पहले कोशिश करें, D एट A, इस पॉइंट पे D निकालने की कोशिश करें, तो क्या होगा D एट A, तो एप्सिलॉन नॉट E और प्लस P, और याद रखिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कैपेसिटर के प्लेट्स जो हैं कंडक्टर है, और कंडक्टर के सरफेस पे अगर चार्ज सिग्मा है और उसके आप बाहर, ठीक बाहर अगर आप पॉइंट लेते हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि दुनिया में और कौन से चार्ज हैं और कहाँ हैं आसपास, यहाँ चार्जेस आ जाएंगे, वहाँ चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ चार्जेस हैं, उन सबका मिला के जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कंबाइंड इफेक्ट है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इतना है, जो भी डायरेक्शन उसका है। अगर कंडक्टर है तो ये सिर्फ इसके कारण से फील्ड नहीं है, इसके कारण से ही केवल फील्ड होता है, तो वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिखते हैं। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसीलिए लिख रहे हैं कि बाकियों के सबके कारण से मिला करके, और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। इन जनरल अगर कोई मेटल का ऐसा कंडक्टर का सरफेस है तो उसके जस्ट बाहर हम कहते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि इन्फिनिट बड़ा प्लेन कंडक्टर हम लोग मान के चल रहे हैं, इसलिए जस्ट बाहर नहीं, क्योंकि थोड़ा और भी बाहर हो तो भी ये बात चलती है। तो ये इतना, और P0
ए पॉइंट पर पी जीरो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही नहीं है यहाँ पे। जब मटेरियल ही नहीं है तो डायपोल मोमेंट होने का, पोलराइजेशन होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये इतना, और इसलिए ये है सिग्मा, सिग्मा जस्ट सिग्मा, क्योंकि ई की जगह आप रखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा बन जाएगा, पी जीरो है इसलिए ये सिग्मा। और यही बात सी पॉइंट पर भी होगी। अगर आप सी पॉइंट पर भी करेंगे तो यही लॉजिक भी चलेंगे सारे। यहाँ पे माइनस सिग्मा का चार्ज कंडक्टर के ऊपर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, इसलिए नेट फील्ड जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो यहाँ पे माइनस, यानी जो भी डायरेक्शन है उसका, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इतना होगा। कोई पोलराइजेशन नहीं है इसलिए ये इतना रहेगा। तो ये भी सिग्मा। अब आ जाइए अंदर, अंदर का क्या हालत है, डी एट बी पॉइंट पर आ जाइए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोलराइजेशन है उसको आप मिला करके देखें। यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और इसलिए जो यहाँ पर हमारा पोलराइजेशन आ रहा है वो इस दिशा में है। इसलिए यहाँ अगर आप देखेंगे आउटवर्ड नॉर्मल करेंगे तो इस तरफ को जाएगा n, और P इधर है, इसलिए यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होने वाली है P डॉट n कैप, और वो हो गई हमारी जस्ट माइनस P। यहाँ पर ये माइनस P है, यहाँ जो चार्जेस हैं, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो आई माइनस P। और इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो जो नॉर्मल खींचेंगे n वो इधर को खींचेंगे, और जो P है वो भी इधर को ही है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो आएगी ऐसा प्लस P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। अब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास में अब 4 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 1, 2, 3 और 4। वहाँ हमने इसकी परवाह नहीं की थी। जब हम यहाँ फील्ड निकाल रहे थे तो हमने इसकी परवाह नहीं की थी, क्योंकि ये इसके ठीक सामने का पॉइंट था। अब ये इसके भीतर का पॉइंट है तो हम इसकी थोड़ी परवाह कर रहे हैं। लेकिन आप परवाह करने के बाद भी देखिएगा क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे अब, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे अब, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कईयों के कारण से है। इस प्लस सिग्मा के कारण, सिर्फ इस प्लस सिग्मा के कारण से। क्या? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर? पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है। इसके कारण से देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर? नीचे की तरफ। ये हो गया। इस नेगेटिव चार्ज के कारण से देखिए, इस नेगेटिव चार्ज के कारण से, ये यहाँ है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है P नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो चार्जेस की तरफ, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से है वो ऊपर की तरफ। कितना? ऊपर की तरफ है, और वो है P बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये जो निकल रही है, क्या निकल रही है? ये सिग्मा B निकल रहा है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो P सरफेस चार्ज डेंसिटी इस एरिया पे है, यहाँ पे आप उसके कारण से फील्ड देख रहे हैं, तो P बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ। तो ये हो गया ऊपर की तरफ। और उसके बाद फिर इसके कारण से, ये जो यहाँ प्लस P है उसके कारण से भी ऊपर की तरफ, ये क्या लिखेंगे हम? ये P बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी ऊपर की तरफ। चारों के कारण से मैंने फील्ड्स लिख लिए, ये इतना, और प्लस P, प्लस P। P किधर? ये वाला P, ये वाला P अब लिख रहे हैं। ये P किधर है? ये P नीचे की तरफ है, तो P नीचे की तरफ। इस एप्सिलॉन नॉट से सारे एप्सिलॉन नॉट को ख़त्म कर दीजिए, और अब देखिए यहाँ से आ रहा है नीचे की तरफ सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2, सिग्मा आया यहाँ से। यहाँ देखिए P बाई 2 ऊपर, P बाई 2 ऊपर, और P नीचे। P बाई 2 ऊपर, P बाई 2 ऊपर और P नीचे, मिलके सब खत्म हो गए, और यही सिग्मा केवल बच गया, इक्वल टू सिग्मा।
तो ए पॉइंट पर जो डी का वैल्यू है वो सिग्मा है, सी पॉइंट पर जो डी का वैल्यू है वो सिग्मा है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के भीतर भी जो डी का वैल्यू है वो भी सिग्मा है। तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर चार्जेस आ गए हैं, सरफेस चार्जेस आ गए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये डी को सिर्फ मतलब है किससे? सिग्मा से, फ्री चार्ज डेंसिटी से। ये बाउंड चार्ज डेंसिटी है, ये बाउंड चार्ज डेंसिटी है, और ये फ्री चार्ज डेंसिटी है, बैटरी से ला करके हमने इस पर बिठाया हुआ है। तो डी जो है कहीं ना कहीं फ्री चार्ज से ज़्यादा इंटीमेटली रिलेटेड है, और बाउंड चार्ज है भी तो एटलीस्ट कुछ सिमेट्रिकल परिस्थितियों के अंदर में वो डी को इफेक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो डी को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा डी की प्रवृत्ति है। हम लोगों ने गॉस लॉ की बात की थी, गॉसेस लॉ, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का इंटीग्रल फॉर्म फिर बनाया था ई डॉट डी ए ऑन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो ये चार्ज डेंसिटी है ये टोटल चार्ज डेंसिटी है वहाँ, और ये टोटल चार्ज डेंसिटी बाउंड चार्जेस से भी आ सकती है और फ्री चार्जेस से भी आ सकती है। हमें टोटल नेट लिखना है, नेट चार्ज डेंसिटी कितनी है। इसी तरह ये जो इनक्लोज चार्ज है ये बाउंड चार्ज भी हो सकता है और फ्री चार्ज भी हो सकता है, दोनों कंबाइंड टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो ये है। अब ये गॉसेस लॉ को हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट डी के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो ये जो रो है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो, ये रो बी भी हो सकता है, रो एफ भी हो सकता है, बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर में पोलराइजेशन हो गया है और वो पोलराइजेशन यूनिफॉर्म भी नहीं है और उसका डाइवर्जेंस भी ज़ीरो नहीं है, डाइवर्जेंस ऑफ पी जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो वैसी हालत में हमें वॉल्यूम बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल सकती है। या सरफेस भी है, अगर डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है और उस सरफेस पर चार्जेस आ गए हैं तो उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी डिराक डेल्टा फंक्शन का इस्तेमाल करके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम बना सकते हैं, और वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम फिर डाइवर्जेंस के रूल के अनुसार उसको मैच करा सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं हम इन जनरल। और जो रो बी है ये है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस रो एफ और बाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ गुना कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी प्लस फ्री चार्ज डेंसिटी। ये सिर्फ फ्री चार्जेस की डेंसिटी है, वहाँ पे बाउंड चार्ज भी पड़े हैं, लेकिन अब जो ये एफ लिखा जा रहा है, रो एफ लिखा जा रहा है, ये जो लिखा जा रहा है ये फ्री चार्जेस की डेंसिटी है। और इसको आप इधर ले आए, एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ कर लें, डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई, ये इसको लिख लिया हमने, और इसको हम इधर ला रहे हैं तो इधर आके ये माइनस का प्लस हो गया है, डाइवर्जेंस बाहर है, ये ऐसा प्लस बन जाएगा, प्लस पी बन जाएगा यहाँ पे, और इस साइड में बचेगा रो एफ, यानी डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ। तो जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर टोटल चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, उसी प्रकार से डाइवर्जेंस ऑफ डी बराबर फ्री चार्ज डेंसिटी वहाँ उस पॉइंट पर कितनी है वो यहाँ पर है। तो ये हमारे गॉसेस लॉ का दूसरा प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है, इसी से निकाल करके लाया हूँ, इसी से निकाल करके लाया हूँ, कोई अलग रूल नहीं है ये। लेकिन आप चाहें तो सिर्फ फ्री चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि फ्री चार्जेस होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, हम बैटरी से चार्ज डालते हैं वगैरह, और जो बाउंड चार्जेस होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया और चार्जेस आ गए तो उस पर हमारा कंट्रोल उतना नहीं होता है। हम मनचाहा रो बी पैदा करना ज़्यादा कठिन है, मनचाहा रो एफ पैदा करना उसकी अपेक्षा ज़्यादा आसान है।
तो अगर हम केवल फ्री चार्ज के टर्म्स में गॉसेस लॉ लिखना चाहें, रो बी का चूंकि हमें पता नहीं है, तो हमको इस डी के साथ उसको हम लिख सकते हैं, और करस्पॉन्डिंगली इसका भी हम ये इंटीग्रल फॉर्म ले सकते हैं डी डॉट डी ए किसी क्लोज सरफेस पर, और वो क्या हो जाएगा, केवल फ्री चार्ज को देखिए, फ्री चार्ज इनक्लोज्ड, उस वॉल्यूम में अगर कोई बाउंड चार्ज है तो इग्नोर कर दीजिए उसको, सिर्फ फ्री चार्ज को देखिए, दिस दैट्स इट। एप्सिलॉन नॉट भी लगाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर में ऑलरेडी आ जाता है। तो ऐसा करके हम लोग ये गॉसेस लॉ को भी इसमें लिख सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सवाल बनाते हैं जिनमें कि इन चीज़ों की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले जगह बना लें। तो सवाल हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि हमारे पास में एक स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, रेडियस r है, और सेंटर पे एक फ्री चार्ज मैंने उसमें एम्बेड कर दिया है। ये फ्री चार्ज q हमने उसको सेंटर पर एम्बेड कर दिया है। सो ए फ्री चार्ज q is placed at the center of a spherical dielectric और कैसा डाइलेक्ट्रिक है, तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक है विथ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई, और रेडियस उसका कैपिटल आर है। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर। तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक का स्फीयर है, और हमने किसी तरह से इसके अंदर ये क्यू चार्ज इंजेक्ट कर दिया है, घुसा के छोड़ दिया है, और हम अश्यूम कर रहे हैं कि वो क्यू चार्ज खुद बहुत थोड़ी जगह ले रहा है, इसलिए हम ये उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी जगह के बाद से डाइलेक्ट्रिक शुरू हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं उसकी चर्चा। और अब हमें क्या चाहिए, फाइंड डी ई पी and rho b at all places। तो हर जगह पे इसके अंदर, इसके बाहर, इसके अंदर भी, इसके बाहर भी मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस d के लिए, पहला d के लिए। तो जिस पॉइंट पर मुझे ये d का वैल्यू चाहिए, वो पॉइंट इस स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, वहाँ से हम एक स्फेरिकल सरफेस खींचेंगे और उसके ऊपर हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर यहाँ है, हम बाहर में हैं, हम ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे कंसेंट्रिक। तो r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, हम ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे और उस पर इस्तेमाल करेंगे किसका, गॉस लॉ का। क्या है गॉस लॉ, d डॉट डी ए ऑन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q फ्री इनक्लोज्ड। ये तो सारी सिमिट्री है, q चार्ज यहां रखा गया है सेंटर के ऊपर। तो किसी भी थीटा फाई पर आप रहिए, आर पे, छोटे आर पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन थीटा फाई पे डिपेंड नहीं करेंगे। जैसा इधर वैसा इधर, वैसा इधर, वैसा इधर, वैसा इधर, वैसा उधर। तो पूरी सिमेट्री है यहाँ पे, स्फेरिकल सिमेट्री है। इसलिए इस स्फेरिकल सरफेस पर भी जब आप करेंगे तो हर जगह डी और डी ए, सबसे पहले तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से पोलराइजेशन है। तो सारा पोलराइजेशन जो है सो रेडियल डायरेक्शन में, सारा पोलराइजेशन जो है वो रेडियल डायरेक्शन में है। और इस पोलराइजेशन के कारण से जो चार्जेस वगैरह अपीयर करेंगे, जो भी बाउंड चार्ज, सरफेस चार्ज जो भी अपीयर करेंगे,
वो सब चार्जेस भी सिमेट्रिक होंगे और उनके कारण जो फील्ड होगा वो भी रेडियल होगा, इसलिए नेट फील्ड जो है वो रेडियल है। और E रेडियल हो गया, P रेडियल हो गया, तो D भी रेडियल है। इसलिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें, ये D इंटू डी ए इसके बराबर है cos थीटा इज 1, और D कांस्टेंट है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसके बराबर है ये, और इसमें से भी D चूँकि हर जगह एक ही जितना रहने वाला है इस सरफेस के ऊपर, यहाँ 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 जो भी D है सभी जगह स्फेरिकल सिमेट्री है, इसलिए ये है D इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर। ये कौन सा R है, ये कौन सा R है, ये R है, ये स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो हमने जिस पॉइंट पे D निकालना था, यहाँ D निकालना था या यहाँ D निकालना था, उसकी दूरी जो है वो R है, ये D इंटू 4 स्क्वायर इस क्लोज सरफेस पे हमने इंटीग्रेट किया है। और राइट हैंड साइड क्या है, इनक्लोज्ड फ्री चार्ज, सिर्फ ये Q, इसमें अगर कोई बाउंड चार्ज आया है, वॉल्यूम चार्ज आया है, भूल जाइए। यहाँ कोई सरफेस चार्ज आया है, बाउंड सरफेस चार्ज आया है, भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे वॉल्यूम के अंदर में जो वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाई दिस स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर में फ्री चार्ज को केवल ढूंढना है, और वो एक ही है, और इसलिए ये बराबर है Q। राइट हैंड साइड जो है वो जस्ट Q है, ये वाला, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये वाला है, इसलिए D बराबर Q डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा। और अगर आप R लेस देन R कैपिटल R करें और आपका गॉसियन सरफेस जो है वो यहाँ नहीं बन कर के और इस मटेरियल के अंदर से जा रहा होगा, हमें जो D चाहिए वो यहाँ कहीं पर D चाहिए, तो हम ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस क्रिएट करते हैं और इस स्फेरिकल सरफेस पर इस गॉस लॉ को हम फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स अभी भी वैलिड हैं। इस Q के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था ओरिजिनली वो स्फेरिकल सिमेट्रिक था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो पोलराइजेशन पैदा होगा इस मटेरियल के अंदर में वो भी स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा। इसलिए इन सब जगहों पर, और हमें इंटरेस्ट इससे इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर है, तो इन सभी जगहों पे, इस स्फेरिकल सरफेस के सभी जगहों पे ये जो P है वो भी रेडियल है, और उसके कारण से कोई बाउंड चार्ज वगैरह आया होगा, कोई सरफेस चार्ज आया होगा, वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। जो आर्ग्यूमेंट मैंने वहाँ दिया था इसके लिए, वही आर्ग्यूमेंट हम यहाँ भी दे रहे हैं। और इसलिए जो अंत में D बनेगा, विच इज़ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E प्लस P, वो जो D बनेगा अंत में, वो D अभी भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, और इसलिए फिर से आप कहेंगे कि DA के साथ में उसका एंगल जो है वो 0 है, और इसलिए ये इसके बराबर है। और चूंकि D का वैल्यू यहाँ 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 सब जगह एक जैसा होना है, थीटा फाई पर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इतना होना है। इसके अंदर भी फ्री चार्ज उतना ही है Q, तो फ्री चार्ज इनक्लोज अभी भी इतना ही है, D बराबर अभी भी इतना होगा। अब एप्सिलॉन नॉट E प्लस P से सोचिएगा, तो जब बाहर में थे तो यहाँ P 0 था, अभी P पर आएंगे, जब ये P पर आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। अंदर में P 0 नहीं है, लेकिन D को अगर देखते हैं तो D वैसा का वैसा है, D बराबर Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। R डिस्टेंस पे, ये छोटा r इस डिस्टेंस पर D जो है वो यही है, तो सभी जगह R ग्रेटर देन कैपिटल R और R स्मॉलर देन कैपिटल R, सभी जगह पे D जो है वो इतना ही है। और D जब इतना है तो अब नेक्स्ट पर आ जाइए, E पर आ जाइए। R ग्रेटर देन R में अगर E देखते हैं, यहाँ अगर E देखते हैं, यहाँ का D पता हो गया, और E देखना है तो D क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, और P बराबर 0 है। अगर आपने यहाँ देखना है, इस जगह पे बाहर में देखना है, इस जो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है उस स्फीयर के बाहर में देखना है, मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है तो डायपोल मोमेंट कहाँ से आएंगे, डायपोल मोमेंट नहीं आएंगे तो पोलराइजेशन 0 होगा, तो यहाँ पे P 0 है, ये 0 है।
और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है d डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, अर्थात q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर r कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में, और ठीक भी है क्योंकि इस q के अलावा जो चार्जेस हैं वो कहीं से लाए तो है नहीं हमने, इस डाइलेक्ट्रिक का खुद का ही चार्ज इधर उधर बटा है, और वो इधर उधर बटा है तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है जैसे भी बटा होगा, तो इसलिए टोटल चार्ज चूंकि जीरो ही है, बाहर से हमने डाइलेक्ट्रिक में चार्ज दिया नहीं है, ये क्यू चार्ज अलग से फ्री चार्ज है, उसका हिसाब हम कर ही रहे, तो उनके कारण से बाउंड चार्जेस के कारण से कोई फील्ड नहीं है, और ये इतना फील्ड यहाँ पर है। और अगर हम r लेस देन r पे चलते हैं, r लेस देन r पे चलते हैं, तब फिर हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे d बराबर एप्सिलॉन नॉट e प्लस p। ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं ये q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये इक्वेशन लिखते हैं तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोलराइजेशन है। तो ये, लेकिन अब ये देखिए इसकी ससेप्टिबिलिटी काई ई दी हुई है, तो ये भी एक रिलेशन है, जो यहाँ पे एक्चुअल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्री चार्ज प्लस बिकॉज ऑफ द बाउंड चार्ज, उसके साथ में इस पी का रिश्ता है, एप्सिलॉन नॉट काई ई एंड ई, ये रिश्ता है। तो पी की जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं, डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई और प्लस एप्सिलॉन नॉट काई ई एंड देन दिस कैपिटल ई, और आप इसको कॉमन ले लीजिए तो बच जाता है 1 प्लस काई ई, ये। और इसलिए ई वेक्टर जो है वो हो गया डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई ई, ऐसा। और d अपने को पता है, अंदर बाहर सब जगह d एक ही है, d जो है वो इतना है q बाई 4 पाई r स्क्वायर, अगर आप वेक्टर में लिखिए तो r कैप। तो इसलिए e जो है वो हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई e एंड देन r स्क्वायर, ऐसा r कैप। तो आप यहाँ अंदर में जिस समय हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए, तो केवल इस फ्री चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फ्री चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इस पोलराइजेशन के कारण जो चार्जेस आए हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं, और इसलिए ये ऐसा। P बाहर में 0, P अगर देखते हैं R ग्रेटर देन कैपिटल R करेंगे तो 0, और अंदर में अगर देखते हैं तो P इज एप्सिलॉन नॉट काई ई टाइम्स ई, और ई अभी अभी हमने निकाला है, तो ये हो गया हमको इतने से, इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट काई ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर 1 प्लस काई ई और फिर r स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट को काट डालिए, तो ये इतना p अंदर में। और अब बच गया रो बी, तो रो बी अगर आते हैं तो रो बी देख लीजिए क्या है, रो बी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ p, और r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए तो 0 ही है, बाहर में तो बाउंड चार्ज होने का कोई मतलब ही नहीं है, डाइलेक्ट्रिक ही नहीं है, तो बाउंड चार्ज कहाँ से आएंगे। और अंदर के लिए ये अब r लेस देन r के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके पास में एक्सप्रेशन है p का, ये एक्सप्रेशन है p का, और p वेक्टर है तो आप r कैप भी लगा लीजिए यहाँ पे, और ये देखिए इसमें से ये है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ काई e और q, और नीचे में 4 पाई और 1 प्लस काई e, ये तो कांस्टेंट है, ये एसेंशियली कांस्टेंट है, इसको मैं डाइवर्जेंस के बाहर लिखूंगा, बल्कि अभी ही लिख सकते हैं। ये काई ई लिख लिया, q लिख लिया, 4 पाई लिख लिया, 1 प्लस काई ई लिख लिया, r कैप बाई r स्क्वायर बच गया।
डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर। आपको याद है हमने इसकी भी चर्चा कभी कर रखी थी शुरू के अंदर में, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर की। अगर आप किसी पॉइंट चार्ज के लिए और किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर ये। और अगर आप डाइवर्जेंस यहाँ ले लीजिए तो डाइवर्जेंस ऑफ E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर। और डाइवर्जेंस ऑफ E जो है वो है रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रो आप लिखेंगे तो होगा Q इंटू डेल्टा फंक्शन एट ओरिजिन। ये ओरिजिन के ऊपर ब्लो करना है, बाकी सब जगह एक जैसा रहना है, और इंटीग्रल करें तो बीच सब मिल करके 1 होना है ये। तो इतना बराबर इतना, और यहाँ से आप लिख सकते हैं रो बाई एप्सिलॉन नॉट, रो इतना है और बाई एप्सिलॉन नॉट ये है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यूब R। और Q से Q को काटिए, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को काटिए, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई उधर ले चलिए, 4 पाई डेल्टा क्यूब और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ये है। ये चीज़ उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, कहाँ? यहाँ। और आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलेगी। और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो आपको मिलने वाली है, ये कितना चार्ज वहाँ पे बन रहा है उसको देखिए। ये 4 पाई से कटेगा, वो सब अलजेब्रा कर लीजिएगा। उतना चार्ज आपको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के रूप में मिल रहा है, यानी वो भी पॉइंट चार्ज है, वो भी पॉइंट चार्ज है। Q के बराबर नहीं है, इस Q के बराबर नहीं है, माइनस Q नहीं है, उससे अलग है क्योंकि ये काई ई वगैरह आ गए हैं, लेकिन उतना ही है। तो चूंकि हमने ये अश्यूम करके चले हैं कि बस जस्ट एम्बेड किया है, पॉइंट चार्ज है और वहीं से डाइलेक्ट्रिक शुरू हो गया है, इसलिए वहीं पर वो बाउंड चार्ज दिखाया जा रहा है। आप जब रखेंगे वहाँ एक्चुअल मटेरियल, जो प्लस Q फ्री चार्ज रखना है तो किसी मटेरियल पर ही रखना है, तो वो थोड़ी जगह लेगा और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक शुरू होंगे। तो वो जो जगह लेगा और जहाँ से डाइलेक्ट्रिक शुरू होगा वहाँ पे वो सरफेस के ऊपर एक्चुअली ये चार्ज बटने वाला है। लेकिन हमने चूंकि उसके लिए स्कोप नहीं छोड़ा है, आइडियलाइजेशन कर दिया है, पॉइंट चार्ज Q है और तुरंत से डाइलेक्ट्रिक शुरू हो गया है, तो इसलिए वो जो बाउंड चार्ज है वो भी एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के रूप में मुझे मिल रहा है। और यहाँ जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसी का नेगेटिव, क्योंकि टोटल चार्ज इसके ऊपर 0 होना है। ये हमारा ये सारी चीज़ें इस तरह से इसमें से निकल करके आती हैं। और इसी की चर्चा अगले लेक्चर में भी चलेगी इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, और देखेंगे हम कि क्या प्रॉपर्टीज़ है।